नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, दोस्तों चिपको आंदोलन क्या था और भी ऐसे कई आंदोलन थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो दोस्तों इन सारे आंदोलनों के बारे में आखिर किसने इस आंदोलन की किसने अगुवाई की, इस आंदोलन का क्या कारण था, इन सभी के बारे में दोस्तों वन बाई वन हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, इसलिए दोस्तों एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इन टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों आइए दोस्तों सेशन अपना स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, वीडियो का और इंडिविजुअल फाउंडेशन नया बैच आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों पहले बात करते हैं, थोड़ा सा परिचय लेते हैं कि आंदोलन होते क्या थे। दोस्तों पर्यावरण आंदोलन के उदय का मुख्य कारण पर्यावरणीय विनाश था। दोस्तों आंदोलन का मुख्य कारण यही था कि जो हमारे पर्यावरण थे दोस्तों, दिन प्रतिदिन पर्यावरण क्या हो रहा था, प्रदूषित हो रहा था, जिस कारण से हमारी मानव जात, हमारे जीव जंतु, हमारे वृक्ष का विनाश धीरे धीरे हो रहा था दोस्तों। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आंकड़ा निकाला दोस्तों कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन हमारी पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी, जिसका कारण ग्लोबल वार्मिंग और भी कई रीजन है दोस्तों। इसलिए पर्यावरण आंदोलन का उदय मुख्य कारण पर्यावरणीय विनाश था। पिछले कुछ वर्षों से भारत में अपनाई गई विकास प्रक्रिया में वनों का अंधाधुंध कटाव हो रहा है, जिसका परिणाम हमें मौसमी परिवर्तन तथा पृथ्वी के ताप में वृद्धि आदि रूप से देखने को मिल रहा है। दोस्तों वनों का कटाव से सबसे ज्यादा नुकसान हमें क्या होता है, पर्यावरण दोस्तों हमारा गर्म हो जाता है। और वनों के कटाव से हमें कई चीजें नुकसान होते हैं दोस्तों, वर्षा का कम होना, वातावरण दोस्तों प्रदूषित होना, कई चीजें हैं दोस्तों जिससे वनों के कटाव से हमें हानियां झेलनी पड़ती। दोस्तों वन हमारे लिए कितने लाभदायक हैं आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो इन वनों को काटने से हमें रोकना पड़ेगा, इन्हें सुरक्षित करना पड़ेगा, तभी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि किसी ने कहा है अगर प्रकृति है तभी दोस्तों प्रगति है, प्रकृति है तभी प्रगति है। दोस्तों ये एकदम सही बात है। अगर प्रकृति का धीरे धीरे नाश हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा भी विनाश होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसलिए दोस्तों अपनी प्रकृति को हमें बचाना है, ये हमारा दायित्व है दोस्तों। पौधारोपण करिए, जल को ज़्यादा वेस्ट न होने दीजिए। इसी से संबंधित चीज़ों का, जैसे पर्यावरण को किस प्रकार से बचा सकते हैं आप सभी जानते हैं दोस्तों, तो उसको प्रयास करिए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, विकास प्रक्रिया के इन्हीं दुष्प्रभावों ने आम जनमानस के पिछले कुछ समय से एकजुट होने तथा विकास को पर्यावरण अनुकूल करने के लिए आंदोलन चलाने को प्रेरित किया। दोस्तों तभी लोग क्या हुए, जो ये विकास की प्रक्रिया थी इसके दुष्प्रभाव हो रहे थे, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था, इस वजह से लोगों ने क्या किया कि एकजुट होकर पर्यावरण से संबंधित आंदोलन चलाने का दोस्तों निर्णय लिया कि अब काम नहीं बनने वाला। जब तक हम एकजुट होकर इसका विरोध नहीं करेंगे तब तक दोस्तों इसी तरह से वनों का कटाव होता रहेगा, इसी तरह से वायु प्रदूषण होता रहेगा, इसी तरह से जल प्रदूषण होता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि अब हम एक साथ होकर मिलकर आंदोलन चलाएंगे। तो इसी तरह कई आंदोलन चले, उनके बारे में आइए वन बाई वन जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले चिपको आंदोलन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये चिपको आंदोलन, इससे आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। सर्वप्रथम यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। कहाँ? चमोली जिले के वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के अंतर्गत उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश इस समय हो गया है दोस्तों, कि वनों में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए लोगों द्वारा वृक्षों से चिपक कर या वृक्ष को गले लगाकर शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था दोस्तों। वहां के लोग वनों को काटने नहीं दे रहे थे। वो लोग क्या हो रहे थे, वनों पेड़ों के साथ क्या हो रहे थे, चिपक जा रहे थे कि भाई अगर आपको पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमें काटना पड़ेगा, तब आप पेड़ काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट सकते। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा त्याग था और कितना बड़ा प्रेम था वृक्षों से। तो ये चीज होता है दोस्तों पर्यावरण को बचाने की, क्योंकि वो जानते थे कि ये वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। इन वृक्षों से हमें छाया मिलती है, इन वृक्षों से हमें जल मिलता है, इन वृक्षों से हमें फल मिलता है, इन वृक्षों से ही वर्षा होती है। तो वे वृक्ष हमारे लिए क्या है, एक वरदान के समान है दोस्तों।
तो वो उन वृक्षों को काटने के लिए अपनी जान को देने के लिए तैयार थे। सोचिए, तो ये चीज थी दोस्तों। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के सुधार नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। कौन थे दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी थे। और गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ये भी इनके प्रमुख सहायकर्ता थे दोस्तों। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यकर्ताओं में मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं भी शामिल थी, जो अपने जीवन यापन के साधन व समुदाय को बचाने के लिए तत्पर थी। दोस्तों उन्हीं वृक्षों पे उनका जीवन यापन होता था दोस्तों। तो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, चंडी प्रसाद जी और देवी प्रसाद जी ने ये सब मिलकर दोस्तों इन्होंने कहा कि अब हमें आंदोलन चलाना चाहिए, नहीं तो हम इन वृक्षों को कटने से नहीं रोक पाएंगे। एकजुट होकर गांव की महिलाओं को उन्होंने क्या किया दोस्तों? उन्होंने जागरूक किया कि अगर आप नहीं साथ देंगे तो इन वृक्षों का विनाश तय है। तो दोस्तों उन वृक्षों से उन गाँव की महिलाओं का जीवन यापन होता था। तो दोस्तों तो वो भी तैयार हो गए कि नहीं, हमें इस वृक्षों को कटने से रोकना है और इस आंदोलन को चलाना है। ठीक, इसीलिए ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के इस आंदोलन को वर्ष 1980 में मेंतम एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए उन्होंने रोक लगा दी। जो आपकी इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी दोस्तों, तो उन्होंने 15 वर्ष तक के लिए वृक्षों को काटने के लिए क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था। बाद में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको आंदोलन के कारण हुआ था। सोचिए इस आंदोलन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, कारण हुआ था, संभव हो पाया। बाद में वर्षों में इस आंदोलन का प्रसार बिहार, मध्य भारत, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक में भी हुआ, यानी फैलता गया दोस्तों। एक क्रांति थी, आंदोलन की क्रांति, जो दिन प्रतिदिन इस स्टेट से दूसरे स्टेट, इस राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में फैलती चली गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति थी आपकी ये चिपको आंदोलन क्रांति। नेक्स्ट दोस्तों, अपनी हिंदी, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों बैचेस है आपका। किताबें हैं दोस्तों, ले सकते हैं आप सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बिश्नोई आंदोलन एवं खेजरी आंदोलन दोस्तों। बिश्नोई आंदोलन जो दोस्तों 500 वर्ष पहले संत जम्भो जी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। कब, किसके द्वारा दोस्तों? संत जम्भो जी द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। कहां पे? राजस्थान में प्रारंभ किया गया आपका बिश्नोई आंदोलन एवं खेजरी आंदोलन दोस्तों। उन्होंने बिश्नोई समाज के क्षेत्र, वनों एवं पशुओं के संरक्षण की प्रेरणा दी, जिसके प्रभाव स्वरूप आज भी बिश्नोई समुदाय द्वारा वृक्षों की पूजा एवं उनका संरक्षण किया जाता है। दोस्तों वहां के लोग वृक्षों की पूजा करते थे, इतना मानते थे वृक्षों को। सोचिए, एक ईश्वर की तरह मानते थे वहां के लोग वृक्षों को, और वे उन्हें उस बिश्नोई के लोग, उस समाज के क्षेत्र के लोग वृक्षों का सम्मान करते थे, वृक्षों को ईश्वर मानते थे, और वृक्षों पे एक भी आंच नहीं आने देते थे। कोई काटने के लिए तो बहुत दूर सोच सकता था। तो उन्होंने भी ये आंदोलन जब किया था दोस्तों 500 वर्ष पहले, संत शंभो जी ने राजस्थान में उन्होंने ये आंदोलन किया और उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया लोगों को, तब से लोगों के मन में ये श्रद्धा बन गई कि वृक्ष उनके लिए ईश्वर के समान, एक वरदान के समान। तो लोग उसी समय से उसकी पूजा और संरक्षण करना प्रारंभ कर दिए दोस्तों। नेक्स्ट है खेजरी आंदोलन। वर्ष 1731 में खेजली गांव में अजीत सिंह राजा के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई एवं उनके 3 पुत्रियों ने पेड़ों को गले लगाकर उसका विरोध किया, परंतु अजीत सिंह ने 363 लोगों को वृक्ष के साथ कटवा दिया। दोस्तों ये राजा जो थे खेजरी जी, खेजरीवाल के राजा थे अजीत सिंह जी। कौन थे? अजीत सिंह थे दोस्तों। इनको अचानक एक ख्याल आया कि एक महल बनवाना चाहिए, महल की मरम्मत करवानी चाहिए। तो वहां पे खेजड़ी नामक वृक्ष पाए जाते थे दोस्तों। खेजड़ी जो वृक्ष पाए जाते थे वो बहुत ही दोस्तों क्या होते थे, मजबूत उनकी लकड़ियां मानी जाती थी, काफी मजबूत होती थी वो लकड़ियां, दीमक उमक भी नहीं लगती थी। तो राजा को किसी ने राय दिया होगा, तो राजा ने कहा ठीक है, हमारा महल जो तैयार होगा वो खेजड़ी लकड़ियों से तैयार होगा, और उन्होंने आदेश दिया कि जाओ खेजड़ी वृक्षों को काट लाओ। तो दोस्तों जब राजा के कर्मचारी खेजड़ी वृक्ष को काटने पहुंचे तो आपकी अमृता देवी जी ने, अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 पुत्रियों के साथ पेड़ों को साथ क्या हो गई, वो चिपक के खड़ी हो गई कि नहीं, इन पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़े।
और राजा इतना निर्दयी था, राजा के लोग इतने निर्दयी थे दोस्तों, उन्होंने अमृता देवी के साथ साथ उनकी 3 पुत्रियों को भी काट दिया। और वहाँ पे उपस्थित 363 लोग जो देख के वो भी यही कार्य करने लगे, पेड़ों के साथ चिपकने लगे, उनको भी उसने काट दिया। दोस्तों ये क्रांति आगे चल के बहुत बड़ी क्रांति के रूप में आई। तभी दोस्तों चिपको आंदोलन में भी लोग इसी तरह से खड़े हो गए, तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे अब तो सब इसी बिश्नोई आंदोलन से लोग प्रेरित हो गए थे कि अरे अब तो ये जान देने को तैयार हैं। तो चिपको आंदोलन में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था, लोग भी इसी तरह से चिपक के पेड़ पे खड़े हो गए थे, तो इसलिए उसे चिपको आंदोलन कहा जाता था। तब दोस्तों लोग रुक गए कि नहीं अब पेड़ को नहीं काट सकते, पर यहाँ पे इन्होंने राजा जी ने तो अपना काम कर दिया था दोस्तों, ठीक। फिर ये आंदोलन आगे बढ़ा और इसको रोक दिया गया। बिश्नोई आंदोलन के नेतृत्व करता अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किया जाए। अमृता देवी के इस बलिदान के रूप में वहां की सरकार ने अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाने लगा वहां के लोगों को। तो उनके इस बलिदान से वृक्षों का बचाव शुरू हो गया, वनों का बचाव शुरू हो गया, और उनके द्वारा ये लगाई गई क्रांति बहुत आगे तक चलती रही दोस्तों, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य। और सरकार ने उनके सम्मान में अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार देना भी प्रारंभ कर दिया। बहुत ही अच्छी बात थी। सोचिए दोस्तों क्या स्थिति गुजरती होगी कि एक माँ अपने साथ 3 पुत्रियों का भी दोस्तों अंत देख रही है अपने सामने, सिर्फ एक वृक्ष के लिए। किसके लिए? एक वृक्ष के लिए दोस्तों। यहाँ पे लोग तो एक कहते हैं कि छोटी सी चीज के लिए भी अपनी जान न दे दोस्तों, और इन्होंने तो एक वृक्ष के लिए अपनी जान दे दी। तो सोचिए दोस्तों वृक्ष कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण, कल्पना करिए थोड़ा सा। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट, साइलेंट वैली आंदोलन। दोस्तों साइलेंट वैली आंदोलन, यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु किया गया था। किसके? केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय जो वन थे दोस्तों, उनके संरक्षण हेतु किया गया आपका साइलेंट वैली आंदोलन केरल में। यह आंदोलन कुंती पूजा नदी पर बनाई जा रही जल विद्युत परियोजना के विरोध में किया गया। वहां पे दोस्तों एक जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही थी, जिसके कारण पेड़ों को काटना आवश्यक था कि जब तक ये पेड़ नहीं कटेंगे यह विद्युत परियोजना नहीं बन पाएगी। पर लोगों ने उसका क्या किया? विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कुंती पूजा नदी पर बनाई जा रही थी परियोजना, विरोध में किया गया था, क्योंकि परियोजना के निर्माण से इस क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ जंतु व पादप प्रजातियां के नष्ट होने का भी खतरा था दोस्तों। इस वजह से लोगों ने उसका विरोध किया कि यहाँ के जीव जंतु और जो वनस्पतियां हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी इस चीज के बनने से, इसलिए इसको नहीं बनने दिया जाएगा। तो ये कारण था आपके साइलेंट वैली आंदोलन का कि उसको चलाया गया और वो सफल हुआ दोस्तों। नेक्स्ट, यह पहला आंदोलन था जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग ने अनेक कार्यक्रमों द्वारा इसे अपना समर्थन दिया था। सभी बुद्धिजीवी वर्ग थे इसमें अपना समर्थन दिया। अंततः यह आंदोलन सफल रहा और वर्ष 1985 में इसे साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया 1985 में। घने वनों के कारण यह क्षेत्र अत्यधिक शांत है, इसलिए इसे साइलेंट वैली कहा जाता है। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतने घने वन है दोस्तों ना, कि आप अगर उसमें प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे कितनी शांति, अद्भुत शांति है दोस्तों। काफी शांति रही, कोई शोर शराबा नहीं, इतने यानी कि घने वन है दोस्तों वहां पे, कि लगेगा कि एक आवाज नहीं आती दोस्तों। तो इसलिए वहां का नाम रखा गया शांत घाटी वैली, यानी कि साइलेंट वैली रखा गया। यह क्षेत्र लायन टेल्ड, मकाऊ, नीलगिरी, लंगूर, बाघ आदि अनेक वन्यजीवों का भी आवास स्थल। अब इतना घना वन होगा तो कुछ मेन जानवर तो पाए आएंगे, तो यही है, बाघ जी हैं, लंगूर हैं, लायन टेल्ड हैं, ये सब वहां मिलते हैं। ये आपका दोस्तों स्टडी 91 में यूपी टेट और हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जंगल बचाओ आंदोलन। दोस्तों ये जंगल बचाओ आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह आंदोलन अभिजातित बिहार के सिंह भूमि जिले, वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में प्रारंभ किया गया था। और 1980 के दशक के प्रारंभ में सरकार ने सिंह भूमि
जिले में प्राकृतिक साल वृक्षों को काट कर उनके स्थान पर व्यावसायिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण सागौन के रोपण की योजना बनाई, जिसका वहां के आदिवासी समुदाय द्वारा प्रबल विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे जो ये वृक्ष लगे हुए हैं, जो साल वृक्ष लगे हैं, ये किसी काम के नहीं है, इनकी जगह पे सागौन का रोपण किया जाए। सागौन वृक्ष आप देखते होंगे जिनकी लकड़ियां बहुत ही महंगी जाती हैं, सागौन वृक्ष लगाया जाए जिससे कि कीमत इस मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हम उपजाऊ कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। पर वहाँ के लोगों ने कहा नहीं, उन्होंने विरोध किया कि नहीं, जो साल वृक्ष है हमारे लिए सही है, इसको हम नहीं कटने देंगे। तो वहाँ का ये दोस्तों आंदोलन प्रारंभ हो गया, यानी जंगल बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। और इसके लिए विरोध प्रारंभ हो गया। बाद में इस आंदोलन का प्रसार वर्तमान के झारखंड के अन्य क्षेत्रों तथा उड़ीसा में भी हुआ। धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता चला गया और ये कहाँ तक पहुँच गया, उड़ीसा तक पहुँच गया। उड़ीसा के लोग भी दोस्तों आंदोलन करना प्रारंभ कर गए कि नहीं, हम साल वृक्षों को कटने नहीं देंगे और उनकी जगह पे सागौन वृक्षों को लगने नहीं देंगे। इसे जंगल बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया, जबकि कुछ परिवारों द्वारा इसे राजनीतिक लालच का खेल भी कहा गया। दोस्तों राजनीति थी, देखते हैं लालच, धन। दोस्तों ये धन जो होता है ना, बहुत ही खराब चीज होती है, जिसे आप पैसा कह सकते हैं, रुपया कह सकते हैं, कुछ। दोस्तों अच्छे खासे व्यक्ति का दिमाग खराब कर देती है, अच्छे खासे व्यक्ति को, देखने वाले व्यक्ति को अंधा बना देती है। ये धन बहुत बेकार चीज होती है दोस्तों। धन उतना ही होना चाहिए जितने से आपका काम चल जाए, और अधिक धन है तब दोस्तों आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। धन को दोस्तों संभालना बहुत बड़ी बात है। तो वही चीज़ है दोस्तों, उतना ही लालच रखिए जितना आपको काम, नहीं तो आपकी बुद्धि क्या होती है, अधिक धन देखने पे क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो ये राजनीतिक लालच का भी खेल कहा गया। लोग, ये राजनीतिक लालच का खेल था। लोग पैसा, अधिक धन कमाने के चक्कर में साल वृक्षों को काटना चाहते थे और वहाँ पे सागौन वृक्ष लगाना चाहते थे, जिससे कि पैसे की वर्षा शुरू हो जाए। वहाँ के नेता यही चाहते थे कि अरे सागौन वृक्ष बिकेगा, लकड़ी बहुत महंगी जाती ही है, तो फिर पैसे की तो बारिश होगी करोड़ों की यहाँ। पर यो उसमें सफल नहीं हो पाए। वहाँ के आदिवासी, वहाँ के लोगों ने उसमें सफल उन्हें नहीं होने दिया दोस्तों, ये चीज, ठीक है। चलिए, बलिया पाल आंदोलन दोस्तों, ये भी आंदोलन है, बहुत अच्छा आंदोलन है, नाम ही डिफरेंट है, बलिया पाल आंदोलन। यह आंदोलन वर्ष 1986 में कहा, उड़ीसा के उत्तरी भाग में तथा बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित बलियापाल तथा भोगराय गांव, जिला बालेश्वर, कहाँ, जिला बालेश्वर में सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण रेंज की स्थापना के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। वहां भी दोस्तों ये राष्ट्रीय परीक्षण रेंज की स्थापना करना चाहते थे लोग, इसके लिए वनों का कटाव करना चाह रहे थे। तो वहां के लोगों ने भी उसको, वृक्षों को काटने से क्या किया, मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं काटने देंगे। तो वहां का ये आंदोलन, बलियापाल आंदोलन दोस्तों प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। अपने घरों एवं जमीन से लगभग 45,000 ग्रामीणों के बलपूर्वक निष्कासित होने के भय से ग्रामीणों ने सरकार के विरुद्ध संगठित होकर 3 वर्षीय आंदोलन चलाया था। दोस्तों इसमें क्या किया गया था, 45,000 ग्रामीणों को क्या किया, बलपूर्वक उनको घर से निकाल दिया गया कि यहाँ पे ये लगेगा, ये रहेंगे, न विरोध होगा, और ये रहेंगे तो ये हमेशा विरोध ही करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आवाज उठाते रहेंगे। इसलिए बलपूर्वक उन्हें वहां उनके घरों से निकाला गया। इस पे भी लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। 3 वर्ष तक ये आंदोलन चला था। सोचिए दोस्तों, बिना घर के 3 वर्ष तक, बिना घर के, बिना उसके 3 वर्ष तक लोग आंदोलन करते रहे दोस्तों। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, और कितनी तपस्या हुई, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। सोचिए, यहाँ 2 दिन आप घर से बाहर रहिए तो क्या हो जाता है, हाँ, 3 वर्ष तक लोग बाहर थे। ये दोस्तों आपका वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, आप सभी का महाबचत ऑफर। चलिए दोस्तों चलते। नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, जो बच्चे भूले भटके आत्मा जो इधर उधर भटक रही है अगर, तो इधर आ जाएं। सभी लोग फोकस इधर करें। आप लोग दोस्तों पढ़ने पे ध्यान लगाइए, क्योंकि ये जो समय है ना, गोल्डन टाइम है। 2 महीने का समय है बस आपके पास सीटेट के लिए। 2 महीने बाद बस दोस्तों सोचते रहेंगे कि काश मैंने पढ़ाई, क्लास के समय सर की बातें सुनी होती, पढ़ा होता, तो आज जो ये नंबर आए हैं शायद इससे अच्छा नंबर आता। काश मेरे दोस्त के साथ आज मैं भी इंजॉय करता रहता, जिस तरह से वो इंजॉय कर रहा है। उसका सीटेट में 130 आया है, 120 आया है, और मेरा कितना आया है, मेरा 60 आया है, मेरा 70 आया है।
तो आप रोएंगे दोस्तों। तो ऐसी स्थिति न आए, तो इसलिए सारा फोकस, सारा ध्यान इधर लगाएं और अराजक तत्वों से जितना हो सके दुखी तत्वों से दूर रहें, क्योंकि दुखी लोग आपको दुखी ही करेंगे। अराजक तत्व दोस्तों यही चाहेंगे कि हम सफल नहीं हो पाए, तो ये कैसे सफल हो पाए, वही चीज़ है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों। नर्मदा नदी पर बनाई जा रही सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना, नर्मदा नदी पर ये परियोजना बनाई जा रही थी दोस्तों, सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना की अनुमानित दुष्परिणामों के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया कि अगर ये परियोजना बन गई दोस्तों, तो जिससे कि हमारी नदी पे और वहाँ पे आसपास रहने वाले लोग और वहाँ के वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव पे और वनों पे दोस्तों काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ सकता था, जिसके कारण लोगों ने क्या किया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यह परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना थी। इस तीनों राज्यों की दोस्तों क्या थी, यह सम्मिलित परियोजना थी। यह परियोजना प्रारंभ हुआ और लोगों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि भाई हमें ये सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना नहीं बनवानी है, हमें अपनी नदी की, अपने लोगों की, अपने वन की, अपने जीवों की, सबका संरक्षण करना है। और हम इस परियोजना के खिलाफ थे और लोग उसी खिलाफ आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। तो इसी का नाम पड़ा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है दोस्तों, नर्मदा नदी विकास परियोजना के अंतर्गत नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पे 30 बृहद बांध तथा अनेक छोटे बांध एवं जलाशय निर्मित किए जाने की योजना थी। सोचिए 30 बृहद बांध बनाना चाहते थे वो लोग। इस परियोजना के कारण लगभग 1 लाख लोगों के विस्थापन तथा 35,000 हेक्टेयर वन भूमि एवं 2,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के परियोजना में चले जाने का खतरा था। सोचिए इतनी जमीन, इतने वो चीज, आवास, सारी चीजें चली जाती दोस्तों अगर यह परियोजना बनती। तो किसान भाई खेती कहाँ करते, कृषि कहाँ पे करते, लोग रहते कहाँ पे। तो काफी लोगों ने सोचा, विचार किया कि ये परियोजना अगर बनी तो हमें काफी नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने इस परियोजना का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। विशेष रूप से इसी परियोजना में निर्माणाधीन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई एवं उसके संभावित दुष्परिणामों का भी व्यापक विरोध किया गया। इतनी ज्यादा ऊंचाई थी दोस्तों, इससे भी हो सकता था दुष्परिणाम। समग्र रूप से यह नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ, इसीलिए यह नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन की मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थी, मेधा पाटकर थी दोस्तों। कौन थी, मेधा पाटकर जी थी, जिन्हें बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति राय, आमिर खान आदि के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व समर्थन प्राप्त था। बाबा दोस्तों मेधा पाटकर मेन थी, जिनने इनका सहयोग किया बाबा आमटे जी ने, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, अरुंधति राय ने, आमिर खान आदि के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व समर्थन प्राप्त था। सभी लोगों ने इनका समर्थन किया, इनका सहयोग किया कि नहीं आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, वाकई में ये अगर परियोजना बनी तो काफी नुकसान होगा, किसान भाइयों का काफी नुकसान, वहाँ के स्थानीय लोगों का काफी नुकसान होगा, वन्य जीव पर प्रभाव पड़ेगा, वन पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही आप कह रही हैं मेधा पाटकर जी। तो ये विरोध इसीलिए दोस्तों हुआ और नर्मदा बचाओ आंदोलन चला काफी दिन तक। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके RO समीक्षा अधिकारी कंप्लीट कोर्स, डेली वीडियो क्लासेस और ये चैप्टर वाइज टेस्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। टिहरी बांध आंदोलन दोस्तों कौन सा है, टिहरी बांध आंदोलन है दोस्तों, इसके बारे में आइए जानते हैं। टिहरी बांध आंदोलन के, यह आंदोलन 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ, 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या था, उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन टिहरी बांध के निर्माण को रोकना। दोस्तों टिहरी बांध यानी जो भागीरथी नदी थी उसी के ऊपर यह बन रहा था टिहरी बांध, यानी कि उसको रोकना था दोस्तों, क्योंकि इस आंदोलन के संचालक ने स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र दत्त सरकालीन ने टिहरी बांध विरोध संघर्ष समिति की स्थापना की थी। कौन थे, वीरेंद्र दत्त थे दोस्तों, जिन्होंने इस टिहरी बांध का क्या किया, आंदोलन का विरोध किया। इन्होंने प्रारंभ किया यह आंदोलन, टिहरी आंदोलन, क्योंकि दोस्तों इस परियोजना का मुख्य बिंदु उस क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता तथा परियोजना के कारण बृहद वन क्षेत्र व टिहरी कस्बों को डूब जाना था। जो वहाँ के कस्बे थे दोस्तों, वहाँ के लोग थे, अगर यह बांध बनता तो दोस्तों अगर वो बांध कभी किसी वजह से टूट जाता तो वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, जो कस्बा था वो पूरे जलमग्न हो जाता, वहाँ के लोग मर जाते दोस्तों। तो इस सोच पे कहा गया कि नहीं ये बांध यहाँ नहीं बन सकता।
इस आंदोलन के समर्थन में प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने आमरण अनशन भी किया। सोचिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी इसमें योगदान दिया और उन्होंने आमरण अनशन भी किया, और जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री के आश्वासन पर उन्होंने समाप्त कर दिया, परंतु टिहरी बांध का निर्माण कार्य यथावत चलता रहा। इस प्रकार से आंदोलन को सफलता नहीं मिली। पर दोस्तों बहुत प्रयास किया, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी किया, उन्होंने भी किया, पर सफलता नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, पर धीरे धीरे दोस्तों जानते ही हैं राजनीति वादा कैसा होता है, वादा ना, तो वादा दोस्तों आज किया कल भूल जाते हैं लोग, तो यही वादा चलता है, राजनीति वादा। और इस कारण से टिहरी बांध दोस्तों आंदोलन जो था वो सफल नहीं हो पाया, उसका निर्माण हो गया और ये चीज़ें बन गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपके यूसी नेट पेपर फर्स्ट कंप्लीट कोर्स दोस्तों, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैती आंदोलन बहुत ही अच्छा आंदोलन माना जाता था दोस्तों। मैती आंदोलन, इस आंदोलन से तो मैं बहुत ही प्रेरित हूँ दोस्तों। वाकई में इस आंदोलन को भारत में भी लागू कर देना चाहिए और हर एक घर में दोस्तों यह आंदोलन होना चाहिए। दोस्तों यह आंदोलन था उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। मैं कल्याण सिंह रावत जी को नमन करता हूँ कि वाकई में उन्होंने ये आंदोलन चलाया, बहुत ही अच्छा आंदोलन था दोस्तों। क्या था आइए जानते हैं इस आंदोलन के बारे में। आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों सहित विश्व स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर चुका था। तो सोचिए, यह आंदोलन हमारे भारत में हुआ पर विश्व भर इस आंदोलन को ख्याति मिली, विश्व के लोग इस पे चलने लगे दोस्तों। आंदोलन क्या था ये जानते हैं। वर्ष 1994 में कल्याण सिंह रावत ने विवाह में जूता चोरी परंपरा के स्थान पर, जहां पे लोग जूता चोरी करते थे, उसके स्थान पर दूल्हे द्वारा लड़की के मायके यानी मैती में एक पौधा लगाने की परंपरा प्रारंभ की। दूल्हे और लड़की के द्वारा कि भाई आप जूता न चुराई मत दीजिए, जूता चुराई जो परंपरा है उसे खत्म करिए, और बल्कि उसके आधान पे अगर आप एक वृक्ष लगाइए लड़की के घर में, यानी कि दूल्हा और लड़की के द्वारा एक वृक्ष लगाया जाता था, जिसे कि उसके माता पिता अपने लड़की की तरह ही दोस्तों क्या करते थे, लालन पालन करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे, पानी देना, जल देना, खाद देना, सारी चीजें उसको अपनी पुत्री की याद में लगाया जाता था और उसको बचाया जाता था। और जब पुत्री घर पे आती थी और उस वृक्ष को देखती थी तो अति प्रसन्न होती थी, और उसके साथ साथ ये भी उसे पता चलता था कि बताइए शादी के साथ ये वृक्ष कितना बड़ा और मेरा जीवन भी कितना बढ़ता चला जा रहा। और जहाँ दोस्तों वृक्ष यानी कि गड़बड़ मिला किसी लड़की का, यानी कि माता पिताजी अब हमें आप याद नहीं कर रहे हैं, तो फिर लड़ाई भी शुरू हो जाए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। लोग एक माता पिता सोचते हैं आपकी हर एक माँ के लिए, एक पिता के लिए उसकी पुत्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आप भी एक माता पिता बनेंगे दोस्तों, तब। अभी आपको इसका आभास नहीं होगा। अभी तो कुछ लोग हंस रहे होंगे, कुछ लोग अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, अरे वाह क्या बात, नहीं एहसास होगा दोस्तों। पर जिस दिन आप एक पुत्री के पिता बनेंगे ना, उसी दिन से आपको वो डर, वो एहसास, वो जिम्मेदारी का पता शुरू हो जाएगा दोस्तों। तब आप कहेंगे कि हाँ, रत्नेश सर ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था दोस्तों। वो पौधा इतना हरा भरा रहेगा कि पिता, मैं तो नहीं कह सकता, पिता भी और एक माँ भी दोस्तों हमेशा दोनों मिलकर उस पौधे का ख्याल रखें, अपने जान से ज्यादा उसका ख्याल रखेंगे। तो ये परंपरा हमारे देश में भी लागू कर देनी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो माता पिता की दोस्तों एक पौधे के रूप में उसकी पुत्री उनके घर पे बनी रहेगी, और दूसरी चीज हमारे पर्यावरण पे दोस्तों का कितना नियंत्रण होगा, पर्यावरण सुरक्षा कितना, एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी दोस्तों। तो ये चीज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में आज यह व्यापक स्तर पर प्रचलित परंपरा बन चुकी है। उत्तराखंड में बहुत अच्छी परंपरा बन चुकी है। कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री सम्मान से, सोचिए कल्याण सिंह जी को पद्मश्री सम्मान से पुरस्कारित किया गया, 2020 में उन्हें प्रदान किया गया। क्या सोच थी दोस्तों, वाकई में यह विचार एक आंदोलन के रूप में कनाडा तक पहुंच गया, नॉर्वे पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, चीन तक पहुंच गया दोस्तों, फैला। जहां जैसी ऐसी परंपरा की प्रारंभ की गई, चीन तक यह फैल गया दोस्तों। हमारे दोस्त ही नहीं, हमारे दुश्मन भी हमारी इस परंपरा पे चलने लगे। सोचिए दोस्तों, सबसे ज्यादा खुशी आपके जो दुश्मन है तभी होती है, उसे या दुख कह सकते हैं आप, तभी होता है जब वह आपको खुश देखे। अब जब आपका दुश्मन आपको खुश देखेगा दोस्तों, वो सोचेगा अरे यार ये व्यक्ति कैसा है, इसको कैसे हम दुख पहुंचाएं।
तो सोचिए दोस्तों, हमारे जो दुश्मन देश हैं, हमारे पड़ोसी, हमारा चीन भाई, हाँ, चीन जानते ही दोस्तों कितना हमारे देश पे क्या कर रहा है। तो कोरोना वायरस तक ले आ दिए भाई साहब, हाँ, ऐसी बीमारी जो आज तक हमने कभी नहीं देखी थी दोस्तों, हाँ, शायद हमारे पूर्वजों ने भी नहीं देखी थी दोस्तों। तो ये चीन जो ये थे महाराज, ये भी इस परंपरा पे चलने लगे। चलिए, बहुत अच्छी बात थी दोस्तों ये चीज। तो दोस्तों ये हमारी बुक्स नोट्स है स्टडी 91 में। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तभी कमेंट करिएगा, तभी लाइक करिएगा, नहीं तो दोस्तों मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।